Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में जिसका टाइटल है फेडरलिज्म और यह इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप कह सकते हैं भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघवाद मतलब फेडरलिज्म। Even before independence, most leaders of our national movement were aware that to govern a large country like ours, it would be necessary to divide the powers between provinces and the central government. आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले ही आप कह सकते हैं इवन बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनल मूवमेंट के अधिकांश नेता यह जानते थे कि हमारे जैसे बड़े देश का शासन चलाने के लिए प्रांतों मतलब कि प्रोविंसेस और केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का विभाजन आवश्यक होगा। There was also awareness that Indian society had regional diversity and linguistic diversity. आप कह सकते हैं कि यह भी समझा गया था कि भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है। आप कह सकते हैं कि रीजनल डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। दिस डाइवर्सिटी नीडेड रिकॉग्निशन। आप कह सकते हैं कि इस विविधता मतलब डाइवर्सिटी को मान्यता देना आवश्यक था। People of different regions and languages had to share power, and in each region, people of that region should govern themselves. आप कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों मतलब डिफरेंट रीजन्स और भाषाओं मतलब लैंग्वेजेस के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए थी और प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोगों को स्वयं शासन करना चाहिए था। आप कह सकते हैं कि people of different regions and languages had to share power, and in each region, people of that region should govern themselves. This was only logical if we wanted a democratic government. आप कह सकते हैं कि यदि हम एक लोकतांत्रिक सरकार मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे तो यह एक तार्किक बात मतलब कि लॉजिकल बात थी। The only question was what should be the extent of powers to be enjoyed by the regional governments. आप कह सकते हैं कि केवल एक प्रश्न था कि क्षेत्रीय सरकारों मतलब रीजनल गवर्नमेंट्स को कितनी शक्तियां दी जानी चाहिए। In view of the agitation of the Muslim League for greater representation to the Muslims, a compromise formula to give very large powers to the regions was discussed during the negotiations before partition. आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व मतलब ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन देने की मांग को देखते हुए विभाजन से पहले ही विभाजन से पहले की वार्ताओं के दौरान क्षेत्रों को अधिक शक्तियां देने के लिए एक समझौता सूत्र पर चर्चा की गई थी। आप कह सकते हैं कि इन व्यू ऑफ द एजिटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला to give very large powers to the regions was discussed during the negotiations before partition.
Once the decision to partition India was taken, the Constituent Assembly decided to frame a government that would be based on the principles of unity and cooperation between the center and the states and separate powers to the states. आप कह सकते हैं कि जैसे ही भारत के विभाजन मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया का निर्णय लिया गया, संविधान सभा आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह तय किया कि सरकार ऐसी बनेगी जो केंद्र और राज्यों आप कह सकते हैं सेंटर एंड द स्टेट्स के बीच एकता मतलब कि आप कह सकते हैं यूनिटी और सहयोग मतलब कोऑपरेशन के सिद्धांतों पर आधारित होगी और राज्यों को पृथक शक्तियां मतलब सेपरेट पावर्स दी जाएंगी। आप कह सकते हैं कि वंस द डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वाज टेकन, the Constituent Assembly decided to frame a government that would be based on the principles of unity and cooperation between the center and the states and separate powers to the states. The most important feature of the federal system adopted by the Indian Constitution is the principle that relations between the states and the center would be based on cooperation. आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अपनाए गए संघीय प्रणाली मतलब फेडरल सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केंद्र और राज्यों मतलब सेंटर एंड द स्टेट्स के बीच संबंध सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होंगे। Thus, while recognizing diversity, the Constitution emphasizes unity. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार विविधता मतलब कि आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी को मान्यता देते हुए भी संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एकता मतलब यूनिटी पर बल दिया। Do you know, for example, that the Constitution of India does not even mention the word federation? आप कह सकते हैं कि क्या आप जानते हैं उदाहरण के लिए कि भारतीय संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संघ जिसे आप कह सकते हैं फेडरेशन शब्द का उल्लेख तक नहीं किया गया है। दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया। आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का इस प्रकार वर्णन करता है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 जिसे आप कह सकते हैं अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आप कह सकते हैं कि क्लॉज 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। Clause 2. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. आप कह सकते हैं कि राज्यों और उनके क्षेत्रों का विवरण प्रथम अनुसूची आप कह सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल में निर्दिष्ट मतलब स्पेसिफाइड किया गया है। आप कह सकते हैं कि क्लॉज सेकेंड द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule. अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में। आप कह सकते हैं शक्तियों का विभाजन। There are two sets of government created by the Indian Constitution, one for the entire nation called the Union Government or Central Government and one for each unit or state called the State Government. आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दो प्रकार की सरकारें बनाई गई हैं, एक पूरे देश के लिए जिसे संघ सरकार आप कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट या फिर केंद्रीय सरकार जिसे आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, और दूसरी प्रत्येक इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। Both of these have a constitutional status and clearly identified area of activity. आप कह सकते हैं कि दोनों का एक संवैधानिक दर्जा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और उनके कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। If there is any dispute about which powers come under the control of the union and which under the states,
This can be resolved by the judiciary on the basis of the constitutional provisions. आप कह सकते हैं कि यदि यह विवाद हो हो कि कौन सी शक्ति संघ, आप कह सकते हैं कि यूनियन के अंतर्गत आती है और कौन सी राज्यों के अंतर्गत, तो इसका निवारण न्यायपालिका, आप कह सकते हैं जुडिशरी द्वारा संवैधानिक प्रावधानों, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट विच पावर्स कम under the control of the union and which under the states, this can be resolved by the judiciary on the basis of the constitutional provisions. The constitution clearly demarcates subjects which are under the exclusive domain of the union and those under the states. आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पष्ट रूप से उन विषयों का विभाजन किया है जो केवल संघ, आप कह सकते हैं यूनियन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जो राज्यों मतलब स्टेट्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। Study the chart given on the next page carefully. It shows how powers are distributed between the center and the states. आप कह सकते हैं कि अगले पृष्ठ मतलब नेक्स्ट पेज पर दिए गए चार्ट को ध्यान पूर्वक देखें। यह दर्शाता है कि केंद्र और राज्यों मतलब सेंटर एंड स्टेट्स के बीच शक्तियां कैसे बांटी गई हैं। One of the important aspect of this division of powers is that economic and financial powers are centralized in the hands of the central government by the constitution. आप कह सकते हैं कि शक्तियों के इस विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान द्वारा आर्थिक और वित्तीय शक्तियां, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में केंद्रित की गई हैं, आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज की गई हैं। The states have immense responsibilities but very meager revenue sources. आप कह सकते हैं कि राज्यों मतलब स्टेट्स के पास विशाल जिम्मेदारियां मतलब इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन राजस्व, आप कह सकते हैं रेवेन्यू के स्रोत मतलब सोर्सेस बहुत सीमित हैं। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्सेस के बारे में। चलिए इन बॉक्सेस में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप कह सकते हैं भारतीय संविधान। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। आप कह सकते हैं संघ सूची। इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक, आप कह सकते हैं इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं। डिफेंस, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं रक्षा। एटॉमिक एनर्जी, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा। फॉरेन अफेयर्स, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं विदेश मामले। वॉर एंड पीस, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं युद्ध और शांति। बैंकिंग। रेलवेज, रेलवेज को आप हिंदी में कह सकते हैं रेल मार्ग। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं डाक और तार सेवा। एयरवेज, एयरवेज को आप हिंदी में कह सकते हैं वायु मार्ग। पोर्ट्स, पोर्ट्स को आप हिंदी में कह सकते हैं बंदरगाह। फॉरेन ट्रेड, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं विदेशी व्यापार। करेंसी एंड कॉइनेज, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं मुद्रा और सिक्का निर्माण। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, आप कह सकते हैं कि इन विषयों पर केवल संघीय विधायिका मतलब यूनियन लेजिस्लेचर ही कानून मतलब लॉज बना सकती है। अब हम बात करेंगे स्टेट लिस्ट के बारे में। आप कह सकते हैं राज्य सूची। इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक, आप कह सकते हैं इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को आप हिंदी में कह सकते हैं कृषि। पुलिस। प्रिजन, प्रिजन को आप हिंदी में कह सकते हैं कारागार या फिर कह सकते हैं जेल। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को आप हिंदी में कह सकते हैं स्थानीय सरकार। पब्लिक हेल्थ,
पब्लिक हेल्थ को आप हिंदी में कह सकते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य। लैंड, लैंड को हिंदी में कह सकते हैं भूमि। लिकर, लिकर को आप हिंदी में कह सकते हैं शराब या फिर मद। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को आप हिंदी में कह सकते हैं व्यापार और वाणिज्य। लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं पशुधन और पशुपालन। स्टेट पब्लिक सर्विसेज, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं राज्य लोक सेवाएं। नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, आप कह सकते हैं कि सामान्यतः मतलब नॉर्मली इन विषयों पर केवल राज्य की विधायिका ही कानून बना सकती है। आप कह सकते हैं कि नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं समवर्ती सूची। इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक, आप कह सकते हैं इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं। एजुकेशन, एजुकेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं शिक्षा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कृषि भूमि मतलब एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर अन्य संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर। फॉरेस्ट को आप हिंदी में कह सकते हैं वन। ट्रेड यूनियंस को आप हिंदी में कह सकते हैं श्रमिक संघ या फिर ट्रेड यूनियन। एडल्ट्रेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं मिलावट। एडॉप्शन एंड सक्सेशन, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं दत्तक ग्रहण मतलब एडॉप्शन और उत्तराधिकार मतलब सक्सेशन। बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, आप कह सकते हैं कि इन विषयों पर संघ मतलब यूनियन और राज्य मतलब स्टेट दोनों की विधायिकाएं मतलब लेजिस्लेचर कानून बना सकती हैं। अब हम बात करेंगे रेजरी पावर्स के बारे में, आप कह सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां। इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द स्टेट लिस्ट, इंक्लूड आप कह सकते हैं रेजरी पावर्स, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां। इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, आप इसे कह सकते हैं इसमें वे सभी विषय मतलब कि मैटर्स शामिल हैं जो किसी भी सूची मतलब कि लिस्ट में उल्लेखित मतलब मेंशन नहीं है। आप कह सकते हैं कि इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट। जैसे साइबर लॉज, साइबर लॉज को आप हिंदी में कह सकते हैं साइबर कानून। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स, आप कह सकते हैं कि ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय विधायिका मतलब यूनियन लेजिस्लेचर को है। आप कह सकते हैं कि यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.